Hello students, in this video we will revise our lesson 1 of Flamingo, the last lesson, by doing the comprehension questions. So let's start doing it. But before doing the comprehension, let us know the meaning of comprehension. What actually is the meaning of comprehension? Comprehension means understanding. कंप्रीहेंशन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग, कि हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. वी कंप्रीहेंड और अंडरस्टैंड द गिवन टेक्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. हम क्या करते हैं कंप्रीहेंशन में कि कोई टेक्स्ट दिया जाता है, हमें कोई भी पैराग्राफ दिया जाता है, कोई भी इस तरह से पैसेज दे दिया जाता है और हम पहले उसके मीनिंग को कंप्रीहेंड करते हैं और उसके बाद उसके बेस पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम आंसर करते हैं. आपके जो एग्ज़ाम होता है उसमें अनसीन और आपकी बुक से दोनों तरीके से कंप्रीहेंशन आती है. तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से जो कंप्रीहेंशन आती है वो हमने इस वीडियो के अंदर ली है और उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है कि किस तरीके से आपने उस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है. इट टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव रेड. समझ गए कि हम इसके अंदर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं कि हमें उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कैसे है, और एग्ज़ाम में यही एग्जामिनर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस अंडरस्टैंडिंग को बताओगे, उसी को टेस्ट किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद पैराग्राफ नंबर 1. दिस इज द पैराग्राफ and you can understand we already know that it is from the chapter first, but अगर आप फिर भी नहीं पता और आपको नहीं पता एग्जाम में किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि ये समझना कहाँ से लिया गया, किस कंटेक्स्ट से, किस चैप्टर से ये लिया गया है. तो ये जो पैराग्राफ है वो चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है. अगर आपने अच्छे से उसको रीड किया तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग. ये बिल्कुल स्टार्टिंग का पैराग्राफ है कि वो स्कोल्डिंग का डर था वो जब फ्रेंच घर से निकला, स्पेशली बिकॉज Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the wood and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये जो है ये पैराग्राफ है और आपको अच्छी तरह पता है ये द लास्ट लेसन जो चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है. अब इसके बेस पर हम जो है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस जो हैं वो जो हमें दिए गए हैं वो कर लेते हैं. तो जो क्वेश्चन है, एक जो क्वेश्चन बनेगा इसमें से वो बनेगा हु इज आई इन दिस लाइन्स, कि इन लाइनों में आई कौन है. तो आपको पता है आई कौन है, कि कौन जा रहा था स्कूल में, फ्रेंच. तो यहाँ पर आई कौन है, फ्रेंच. तो हु इज आई इन दीज लाइन्स, आई इन दीज लाइन्स रेफर्स टू फ्रेंच. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द नरेटर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट डे, कि उस दिन उसको क्या प्रिपेयर करके जाना था, क्या नरेटर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था स्कूल में कि वो प्रिपेयर करके आएगा. तो क्या प्रिपेयर करना था वो पहले ही पता है कि उसको स्कोल्डिंग का डर था. किस वजह से, क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स जो थे वो याद करने थे. तो आप आंसर क्या लिखोगे, द नरेटर वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. आपको से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वैसे तो आप पूरी लाइंस में, तो आपके एग्जाम्स में कई बार ऑप्शंस भी आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं, तो उसमें जो आंसर है जो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स या पार्टिसिपल्स के बारे में उसे याद करके जाना था. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर. यू वेल नो चैप्टर कौन सा है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन एंड द राइटर इज अल्फोंसे डॉर्डेट. ये आपको याद होना चाहिए. सारे जो चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट जो फर्स्ट बुक है उसके जो राइटर्स हैं और चैप्टर्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. लेकिन आपने ध्यान देना है कि जब आप चैप्टर का नाम लिखोगे तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हो, और उसके जो सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं क्योंकि वो एक चैप्टर का टाइटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड. ओपन फील्ड में ड्रिल कौन कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड. वही ड्रिल कर रहे थे
वही अभ्यास कर रहे थे ओपन फील्ड में। तो पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। व्हाट डिड ही रेजिस्ट? उसने क्या रेजिस्ट किया? उसके अंदर ये था ना कि उसमें रेजिस्ट करने की ताकत थी। रेजिस्ट मतलब अपने आप को रोका, अपने आप को समझाया, उसने काबू पाया अपने आप पर। तो क्या उसने रेजिस्ट किया? क्या उसकी इच्छा हो रही थी? ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू स्पेंड द टाइम अवे फ्रॉम स्कूल। ये लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ है कि उसने अपनी जो टेम्पटेशन थी, जो उसकी लालच था, जो उसकी चाहत थी, टू स्पेंड द टाइम अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर टाइम स्पेंड करने की जो टेम्पटेशन थी उसको उसने रेजिस्ट किया, रोका। अब पैराग्राफ नंबर 2 है इसी चैप्टर का। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. M. Hamel अपनी चेयर पर माउंट कर गए, बैठ गए, and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow, and this is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me. ये तब का है कि जब वो पहुंच गया था, किस बारे में वंडर कर रहा था वो, कि सारी चीजें उसे अजीब लग रही थी, सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा था स्कूल में। तो उनके बारे में जब सोच ही रहा था तो तब एम हैमल ने उसको असली बात बताई कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन होने जा रहा है। तो तब के ये जो पैराग्राफ है ये दिया गया है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे। हु वाज एम हैमल? आपको अच्छी तरह पता है, अगर आपको चैप्टर पता है तो चाहे आपको पैराग्राफ में नहीं दिया गया, आपको अच्छे से पता है कि एम हैमल कौन थे। एम हैमल वाज द फ्रेंच टीचर इन फ्रेंच स्कूल। फ्रेंच के स्कूल में वो फ्रेंच के टीचर थे। आपको ध्यान रखना, फ्रेंच की स्पेलिंग अलग है और फ्रेंच की अलग है। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अबाउट? जो बर्लिन से ऑर्डर आया था वो किसके बारे में था, किस बारे में था? यही तो सारे जो चैप्टर में है ये मेन बात बताई गई है। आपको ये लाइन अगर नहीं आती तो आपने चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो क्या बताया गया था? The order from the Berlin was about teaching only German language in the schools of Alsace and Lorraine. यही था कि ऑर्डर किस बारे में था कि जर्मन लैंग्वेज ही इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाई जाए फ्रांस की, और इसी बारे में था फ्रेंच को बैन कर दिया गया था। अगर आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता, बहुत आता है बेटे ये, तो अगर वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसके अंदर एक चीज और जोड़ सकते हो कि फ्रेंच लैंग्वेज को वहां पर बैन कर दिया गया था और अब ओनली जर्मन लैंग्वेज को वहां पर पढ़ाया जाना था, क्योंकि पर्शियन सोल्जर्स ने इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जीत लिया था। What will the new master teach? नया मास्टर क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाने वाला था, क्या पढ़ाने वाला था? The new master will teach German. Which words were like a thunderclap? कौन से शब्द थंडर क्लैप की तरह फ्रेंच को लगे? जब टीचर ने उसे बताया तो कौन से वर्ड्स थे जो फ्रेंच के जो थंडर क्लैप की तरह लगे? तो कौन से वर्ड्स थे? It was the last French lesson. ये जो वर्ड्स थे, these words were a thunderclap to French. कि ये जो वर्ड्स थे कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन था, ये वर्ड्स फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप की तरह थे। ये क्लियरली आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, my last French lesson. Why? I hardly knew how to hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going siding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too. That idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो जो लास्ट पैराग्राफ था उसी से आगे कंटिन्यू इसमें किया गया कि जब वो थंडर क्लैप की तरह वर्ड्स लगे तो उसके मन में जो विचार आए फ्रेंच के मन में, वो इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बेस पे, हु इज द नरेटर इन दीज लाइन्स? आपको पता है जो चैप्टर में नरेटर है वही इसमें है। आपको अच्छी तरह से पता है, आपसे ये पूछें कि हु इज आई इन दीज लाइन्स, फॉर
whom I is used in this chapter या who is the narrator in these lines, सबका आंसर क्या होगा? French is the narrator in these lines. और अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको ओनली फ्रेंच चूज करना है. Which things have become old friends for फ्रेंच? कौन सी चीजें फ्रेंच के लिए अब पुरानी फ्रेंड्स बन गई थी? आपको अच्छी तरह पता कौन सी बुक्स, चाहे वो उसकी ग्रामर की थी, चाहे हिस्ट्री ऑफ सेंट्स थी. तो हिज बुक्स हैव बिकम ओल्ड फ्रेंड्स फॉर फ्रेंच. आपने ये देखा बेटे, जिस भी टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में आप आंसर करोगे. हु वॉज गोइंग अवे? कौन जा रहा था? कौन जा रहा था दूर छोड़कर? इस पैराग्राफ में जो दिया हुआ है तो कौन जा रहा था? एम हेमल, फ्रेंच टीचर, वॉज गोइंग अवे. फ्रेंच का जो टीचर एम हेमल थे वो जा रहे थे. What made फ्रेंच फॉरगेट अबाउट हिज रूलर? कि किस चीज की वजह से फ्रेंच जो थे ना वो उनके रूलर को भी भूल गया, उनके डंडे की मार को भी भूल गया था. किस वजह से? Because M. Hamel was going away. M. Hamel जा रहा था. This made him forget about his ruler. He was going to miss him. वो उनको मिस करने जा रहा था. That's why वो उनके रूलर के बारे में भी भूल गया. Who is said to be cranky? Cranky इस पैराग्राफ में किसको कहा गया? तो लास्ट वाली लाइन में है कि मैं ये भी भूल गया कि वो जो सर थे हमारे एम हेमल वो कितने क्रैंकी थे. तो कौन है यहाँ? क्रैंकी किसको कहा गया है? एम हेमल इज सेड टू बी क्रैंकी अकॉर्डिंग टू फ्रेंच. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही आसान है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को करना, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बहुत ही ईजी काम है. तो उसके लिए जो फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर्स को आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को दे पाएंगे. सो नाउ आई एम गिविंग यू अ फोर्थ पैराग्राफ and an exercise based on this paragraph. Besides, the whole school seemed so strange and so solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that village people that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. ये तब क्या है कि जब वो स्कूल में एंटर करता है और एंटर करके वो क्या देखता है? सबसे पहली चीज तो देखता है कि टीचर ने स्पेशल वाला सूट पहना हुआ है, बच्चे चुपचाप बैठे हैं, उसके साथ साथ गांव के लोग जो थे वो बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे. ओल्ड हॉसर विद हिज 3 cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. And now I am giving you this exercise based on the fourth paragraph, and you will answer it yourself. And if you find any problem with any question, I am here to help you, but you will try to do it yourself. First is, why were village people sitting on the back benches? Why was everybody feeling sad? What had old Hauser brought? Where were his spectacles lying? Find the synonym of the word serious from the paragraph. जो अभी पैराग्राफ था उससे आपको serious का बिल्कुल पर्यायवाची सिनोनिम आपको छांट कर लिखना है. So students, this is all in this video, and I will come up with next video. Till then, wait for it and bye bye.